नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं कि डेलीगेशन से क्या मिलता है। देखो, एक बात आगे पॉइंट वाइज पढ़ने से पहले बात समझो कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैनेजर कैन नॉट डू ऑल द वर्क एट अ पर्टिकुलर टाइम। जब उसके पास काम आता है तो वो अपने जूनियर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को काम देता है, उनके थ्रू काम करवाता है। तो जब उनके थ्रू काम करवाएगा तो उनको उस काम को पूरा करने के लिए अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। तो इसलिए अथॉरिटी को डेलीगेट करना ज़रूरी है। इसका पहला इन्होंने बताया है इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट। अगर आप बिजनेस को अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहते हैं तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ज़रूरी है। आप अपने सबॉर्डिनेट्स को अगर सफिशिएंट अथॉरिटी नहीं देंगे तो आप उनसे काम नहीं करवा पाएंगे। काम करवाने के लिए ज़रूरी है कि आप उनको काम के साथ साथ सफिशिएंट अथॉरिटी दो, तभी आप काम को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल काम तो दे दिया, अथॉरिटी नहीं दी, तो ऐसे में क्या होगा, वो हर छोटी छोटी बात के लिए आपके पास आएगा, आपके थ्रू डिसीज़न होगा। तो काम तो वो कर रहा है, बार बार आपके पास आ रहा है, तो आप अच्छे से और चीज़ों पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे और अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाओगे। क्योंकि हर छोटी छोटी बातों के लिए, जैसे मैंने आपको अभी सीबीएसई के लिए एग्जांपल दिया, मैं हर थोड़ी देर प्रिंसिपल सर के पास चले जाऊँ, सर अब ये वाला काम करना है, प्लीज़ ऑर्डर दे दीजिए। फिर दूसरे दिन पहुंच जाऊं, सर अभी ये वाला काम बाकी है, प्लीज़ ऑर्डर दे दीजिए। तो प्रिंसिपल सर और चीज़ों में भी ध्यान नहीं लगा पाएंगे और ये काम भी स्लो हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि काम फास्ट हो तो आपको अथॉरिटी डेलीगेट करनी पड़ेगी और आप टाइम पे, आपका आप इफेक्टिव वर्ड यूज़ किया ना, कंप्लीशन ऑफ वर्क इन टाइम, टाइम पे काम ख़त्म करना चाहते हो तो डेलीगेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय डेवलपमेंट। जब मुझे ये काम दिया जाएगा, हर बार कुछ नया नया काम दिया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, तो मैं उस काम को करना सीखूँगा और ऐसे करते करते मैं हायर पोस्ट के बहुत सारे काम सीख जाऊँगा, जिससे मैं हायर लेवल पे प्रमोशन के लिए तैयार हो जाऊँगा। तो एक डेलीगेशन अथॉरिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ ये भी होता है कि एम्प्लॉयज़ को हायर पोस्ट के लिए डेवलप करना। इससे एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट होता है, वो नई नई चीज़ें सीखते हैं और उनको प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इससे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट भी फील करते हैं कि मेरे सीनियर ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे काम दिया, है ना। अगर मुझे वो प्रिंसिपल सर काम देते हैं और तो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। ऐसी क्लास में अगर किसी बच्चे को कोई काम दिया जाता है तो वो भी एक मोटिवेटेड फील करता है कि सर ने मुझे ये काम दिया और मुझ पर ट्रस्ट किया है ना। अगर आप थोड़ा सा सोचें, प्रैक्टिकली सोचें, तो ऐसा होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ के लिए भी ऐसा ही है। जब उनका सीनियर उन्हें काम देता है, अपना काम आपको करने के लिए देता है आपका सीनियर, तो एम्प्लॉय के अंदर ये फीलिंग आती है कि ही ट्रस्ट मी और मुझे और अच्छा काम करना चाहिए क्योंकि मेरे बॉस मुझ पर विश्वास रखते हैं। तो इससे जो है एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, मोटिवेटेड फील होता है एम्प्लॉय और अच्छा काम करता है। द नेक्स्ट इज फैसिलिटेशन फॉर ग्रोथ। हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने में हेल्प करता है क्योंकि हमने अपने एम्प्लॉय को हायर पोस्ट के लिए ट्रेन कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम अपने बिजनेस को और बढ़ाते हैं तो उस जो हमारे नए ब्रांचेज ऐड होंगे, नए डिपार्टमेंट्स ऐड होंगे, वहाँ पर इस एम्प्लॉय को हायर पोस्ट पे प्रमोट करके भेजा जा सकता है क्योंकि हमने इसको बहुत सारे काम सिखा दिए हैं। तो इससे हम अपने बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके अलावा बेटर कोऑर्डिनेशन। हम अपने काम को वर्कर्स के बीच में बांट के उनको अथॉरिटीज़ दे के बेटर कोऑर्डिनेशन बैठाया जा सकता है सभी एम्प्लॉयज़ के बीच में। अगर मैं अथॉरिटीज़ सारी अपने पास रख लूँ और वर्कर्स के बीच में काम बांट दूँ तो वो हर सुबह मेरे पास आएंगे, आपस में झगड़ेंगे। अगर उनको काम के हिसाब से सफिशिएंट अथॉरिटी दे दी जाए तो वो आपस में मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे। सबको मालूम होगा कि किस चीज़ के लिए किसके पास जाना है। 4-5 टीचर को काम अगर अलग अलग दिए हैं, अलग अलग अथॉरिटी दी है, तो वो एक दूसरे से पूछ के ही काम कर देंगे। तो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव हो जाएगा। और लास्ट है बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है कि सीनियर कौन है, जूनियर कौन है। तो ये बहुत बड़ा बेसिस होता है डेलीगेशन
ये डिसाइड करने में कि आपका सीनियर कौन है और आपका जूनियर कौन है। मैं किसको अपना काम दे के जा सकता, ऐसे नहीं किसी को भी दे दूँ। जैसे मैंने अभी आपको क्या एग्जांपल दिया शुरू में कि सर ने किसी टीचर को दे दिया, अभी आपको एग्जांपल और देता हूँ कि जब प्रिंसिपल आउट ऑफ स्टेशन होता है, कभी कहीं बाहर जाता है, तो हमारे केवीएस का एक रूल है कि वो ऐसा नहीं कि चला गया बाहर, क्योंकि स्कूल में बहुत सारे काम प्रिंसिपल्स को करने होते हैं। तो अगर वो आउट ऑफ स्टेशन जाता है तो स्कूल में जो प्रेजेंटली सीनियर मोस्ट पीजीटी है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जाएगा। अगर उस स्कूल में वाइस प्रिंसिपल नहीं है तो, अगर वाइस प्रिंसिपल है तो वाइस प्रिंसिपल को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जाएगा, प्रिंसिपल की डेलीगेट करके जाएगा। अगर वाइस प्रिंसिपल नहीं है तो सीनियर मोस्ट पीजीटी को देके जाएगा। अगर सीनियर मोस्ट पीजीटी उस दिन एब्सेंट है तो सेकंड को देगा, सेकंड भी एब्सेंट है तो थर्ड को देगा। अगर कई स्कूल ऐसे भी होते हैं जो 10th तक हैं तो वहाँ तो पीजीटी होता ही नहीं है, तो ऐसे में वो सीनियर मोस्ट टीजीटी को देगा। तो इससे ये पता चल जाता है कि इन विच ऑर्डर वी कैन डेलीगेट द अथॉरिटी, कौन सीनियर है कौन जूनियर है। गवर्नमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इवन हमारे स्कूल में या सभी केवीज में अटेंडेंस रजिस्टर भी इसी हिसाब से मेंटेन होता है। आप अटेंडेंस रजिस्टर टीचर्स का उठाओगे तो सबसे ऊपर प्रिंसिपल सर का नाम होगा, उसके बाद पीजीटीज के नाम होंगे, वो भी उनकी सीनियरिटी के हिसाब से। आपको सेकंड नंबर पे हमेशा अंजू मैम का नाम दिखाई देगा, क्योंकि अंजू मैम सीनियर मोस्ट पीजीटी हैं। तो ये बताता है। उसके बाद जब पीजीटीज खत्म हो जाएंगे तो टीजीटीज का नाम होगा, उनमें भी सबसे ऊपर जो सीनियर मोस्ट टीजीटी है उसका नाम होगा, और फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे ही पीआरटीज में होगा। तो ये एक बताता है कि कौन किसका सीनियर है, कौन किसके अंडर काम करता है, कौन। तो मैनेजमेंट इट इज़ द बेसिस ऑफ हायरार्की। अब कौन किसको डेलीगेट कर सकता है पावर्स, किससे अपना काम करवा सकता है। जैसे पीजीटी मैथ्स जो है वो हेड ऑफ द मैथ्स डिपार्टमेंट माना जाता है, और वो चाहे वो टीजीटी मैथ्स से पीआरटी में जो मैथ्स पढ़ा रहा होता है उनको अपनी अथॉरिटीज एग्जीक्यूट डेलीगेट कर सकता है। तो इट बिकम्स द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की कि सीनियर कौन होगा जूनियर कौन होगा, ये पता चल जाता है।